हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद दिलीप सोनी चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में आपने देखा भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत भारत की जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका अवधारणात्मक विश्लेषण तथा उससे संबंधित शासन के प्रारूप या प्रकृति को आपने अध्ययन किया। जैसे कि भारत के संविधान की आधार की प्रकृति एक संघीय शासन प्रणाली पर आधारित है, एक फेडरल सिस्टम पर आधारित है, परंतु फेडरल सिस्टम होने के बावजूद भी भारत की न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत यूनिटरी या एकात्मक शासन की प्रक्रिया पर बल दिया गया है। इस एकात्मक शासन की प्रक्रिया से तात्पर्य यही है कि भारत में एक सर्वोच्च सत्ता है जो एक सर्वोच्च न्यायिक सत्ता है और उस सत्ता के द्वारा संविधान का अंतिम रूप से जो भी निर्णय लिया जाएगा या किसी भी मामले का जो भी निर्णय लिया जाएगा उसका पालन इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए सभी राज्यों के उच्च न्यायालय ऑल द हाई कोर्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट तथा सभी राज्यों के अधीनस्थ न्यायालय ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑल द लोअर कोर्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट पालन करने के लिए बाध्य हैं। तो मित्रों, इसका उल्लेख जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में किया था, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर का नाम है, कोर्स का नाम है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय। इस सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत सबसे पहले हमने ये उल्लेख किया था भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक इसका उल्लेख किया गया है, जो संविधान के पार्ट 5 लेसन 4 में इसका उल्लेख किया गया। सर्वोच्च न्यायालय की जो अवधारणा है वह पूरे न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत यह एकात्मक शासन के रूप में है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बताया था, सबसे पीक पर एक सर्वोच्च न्यायालय है, एक सुप्रीम कोर्ट है और हर एक राज्य के पास अपना अपना हाई कोर्ट है और किसी भी मामले की जो शुरुआत है बेसिक लेवल पर वह लोअर कोर्ट से होती है। यहाँ पर यह दिखाना था कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो भी निर्णय आते हैं उसे प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय पालन करने के लिए बाध्य है। यानी सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक निर्णय का उच्च न्यायालय पालन करने के लिए बाध्य हैं। बाध्यता से तात्पर्य है उसके विरुद्ध ये निर्णय नहीं दे सकते और यदि उच्च न्यायालय किसी भी ऐसे कार्य की प्रक्रिया का संचालन करता है जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश या निर्देश के विपरीत है तो उस उच्च न्यायालय के संबंधित न्यायाधीश के विरुद्ध भी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट या अवमानना के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। दूसरा, उसी प्रकार से अपने राज्य के उच्च न्यायालय के द्वारा अपने राज्य के सारे अधीनस्थ न्यायालय उसके आदेश निर्देश डिक्री पंचाट आदि का पालन करने के लिए बाध्य हैं। तो ये अवधारणा जो दिखाती है कि यहाँ पर एक सर्वोच्च शक्ति है जिसके आदेश का। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय क्या है? संविधान की अंतिम व्याख्या करने का इसको अधिकार है। संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय को है। यदि संविधान की व्याख्या उच्च न्यायालय को भी है, परंतु अंतिम व्याख्या लास्ट एनालाइजेशन करने का अधिकार है और उसके द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय उसको पालन करने के लिए बाध्य है। अब यहाँ पर हम आते हैं तो चूंकि संविधान क्या है? संविधान भारत में प्रत्येक प्रकार के शासन एवं प्रशासन का आधार है। संविधान भारत में प्रत्येक प्रकार के शासन एवं प्रशासन का आधार है और संविधान के अंतर्गत ही सभी प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। ये था। अब हम इसका संविधान के अंतर्गत क्या प्रावधान है उसका उल्लेख करेंगे। उसके उल्लेख के अंतर्गत यहाँ पर आप कह सकते हैं अधीनस्थ न्यायालय,
ये अधीनस्थ न्यायालय है, ये है हमारा उच्च न्यायालय। एक चीज याद करिए, इससे संबंधित पूरी न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित एक बृहद चार्ट हमने, एक बृहद ड्राफ्टिंग हमने लास्ट वीडियो में अपलोड कर दिया था। यदि आप उस लास्ट वीडियो को अभी नहीं देख पाए हैं तो उस लास्ट वीडियो में चलकर पूरे संवैधानिक प्रारूप की प्रक्रिया में क्या क्या न्यायालय, कौन कौन न्यायालय कहाँ स्थापित है, उनके पूरे प्रारूप को हमने वहाँ शामिल किया है। उसको देखकर आप अच्छे से क्लियर कर लें। दूसरा, अब हम इसके संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 124 पहला आते हैं, जिसमें कई प्रकार के सेक्शंस हैं। जिसमें 124 फर्स्ट का कहता है, क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना और उसका गठन। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। उच्चतम न्यायालय की स्थापना पर बल देता है, स्थापना एवं गठन। तो मित्रों याद करिए, उच्चतम न्यायालय भारत में एक ही उच्च न्यायालय है, यहाँ चित्र से दिखाई दे रहा है। और इस एक उच्च न्यायालय के एक ही सर्वोच्च न्यायालय एक सर्वोच्च न्यायालय है जिसके द्वारा दिए गए प्रत्येक आदेश निर्देश का सभी न्यायालय पालन करते हैं। और इस सर्वोच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीश से मिलकर किया जाएगा। याद करिए मित्रों, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश से मिलकर किया जाएगा। अब प्रश्न है कि ये अन्य न्यायाधीश की संख्या क्या है? इसको याद रखिए, अन्य न्यायाधीशों की संख्या संविधान से निश्चित है। संविधान से क्या है? निश्चित है। और संविधान में एक चीज याद रखना है, संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल संसद को है। इसका मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय में, इसको देखिए बड़ा लॉजिकल हमने आपको बताया है, प्रायः ये चीज़ें आप स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में हाउ मेनी जजेज इन सुप्रीम कोर्ट, हु इज डिसाइडेड, दैट इज डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट। यानी भारत की संसद ही समय समय पर ये निश्चित करेगी कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए। और आप जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय का जब गठन हुआ था, यानी 26 जनवरी 1950 के बाद, तो ये 1+7 न्यायाधीश थे। लेकिन जैसे जैसे हमारी आवश्यकता, हमारी परिस्थितियाँ बढ़ती गई, न्यायाधीशों की संख्या में हम बढ़ोतरी करते गए। अब दूसरा प्रश्न आता है कि सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा प्रश्न आता है, इसको हम यहाँ इसको मिटाते हैं, कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त कैसे होते हैं, किस व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। इसको याद करिए, आर्टिकल 124 के ही अंतर्गत है, इसमें सेकंड में है। याद करिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होगी वह नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। लेकिन यहाँ हम कुछ और प्रश्नों का भी उल्लेख कर दें। यदि प्रश्न आता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, इसका भी आंसर होगा राष्ट्रपति ही होगा। याद करिए, अगर आता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का तो राष्ट्रपति होगा। अब एक प्रश्न और आपके दिमाग में आता है कि सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अदर जस्टिस होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश और अदर न्यायाधीश भी होते हैं। तो प्रश्न है कि क्या मुख्य न्यायाधीश और अदर न्यायाधीश सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? यस। तो इसको एक लाइन में आप फिर से याद कर लीजिए, ऑल द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑल द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जस्टिस ऑफ इंडिया आल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। और दूसरा याद कर लीजिए कि राज्यों के उच्च न्यायालय में भी, राज्यों के उच्च न्यायालय में भी न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। परंतु इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होती? अलग अलग होती है। अब फिर आपके दिमाग में एक प्रश्न तुरंत आ रहा है, ध्यान से समझिएगा। हर प्रश्न का यहाँ पर आपको समाधान होगा और कोई भी सिंगल प्रश्न आपसे छूटने नहीं पाएगा, बशर्ते आप लास्ट तक बने रहें। हाँ, यदि अगर आप सारे प्रश्नों की प्रक्रिया को, सारे टॉपिक को, सारे टाइटल्स को कंटिन्यू देखना चाहें तो आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर वीडियो का अलर्ट आपके पास तुरंत पहुंचता रहे।
चलिए दूसरा आते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। याद करिए किसकी नियुक्ति होगी, या सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश किस व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा, अब प्लस अदर जस्टिस। तो एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रायः वरिष्ठ और प्रायः सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जनरली देखिए मैं एक वर्ड आपसे कह रहा हूँ, जनरली शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है। जनरली सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किस व्यक्ति को बनाया जाता है, तो सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश होता है उसे ही सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है, सामान्यतः बनाया जाता है। परंतु ऐसा करना आवश्यक नहीं है, संविधान में इसकी कोई बाध्यता नहीं है। जैसा कि इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में भी 2 बार हुआ, जब मिस्टर अजीत नाथ राय एन राय को क्या किया गया, चीफ जस्टिस बनाया गया, और दूसरी बार भी इंदिरा जी के शासनकाल में किया गया। तो लेकिन नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में भी जब प्रथम कार्यकाल था उसमें भी इन्होंने सीनियर जज को क्रॉस करके जूनियर जज को सर्वोच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस बनाया। तो लेकिन प्रश्न है, अगर आपसे पूछा जाता है किस व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जाए, तो आपका उत्तर यही होगा कि सामान्यतः सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बट दैट इज नॉट कंपल्सरी, परंतु यह अनिवार्य नहीं है। चलिए ये हो गया। दूसरा, अदर जस्टिस की नियुक्ति भी किसके द्वारा होगी, राष्ट्रपति के द्वारा होगी। लेकिन अदर जस्टिस की नियुक्ति में राष्ट्रपति क्या करेगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेगा। अदर जस्टिस की नियुक्ति में क्या करेगा, वह भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेगा, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से ही वह अदर जस्टिस की नियुक्ति करेगा। चलिए ये हो गया। अब प्रश्न है कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी योग्यताएं क्या है, इस पर हम आते हैं, चर्चा करते हैं। चलिए यहाँ पर लेते हैं उनकी योग्यताएं क्या है। आर्टिकल 124 का ये 3rd पार्ट है। योग्यताएं, क्वालिफिकेशन, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या है। तो एक योग्यता तो आप जानते ही हैं मित्रों, क्या, एक योग्यता जो आप प्रायः जानते हैं, वह भारत का नागरिक हो, यानी इंडियन सिटीजनशिप हो। विदाउट इंडियन सिटीजनशिप किसी को कोई संवैधानिक पद प्रदान नहीं किया जा सकता। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट याद करिए कि बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्राय इंटरव्यू में क्रॉस कर दिया जाता है, इंटरव्यू में आ जाता है कि उसकी कोई मिनिमम एज का निर्धारण नहीं किया गया है, परंतु उसका मैक्सिमम एज का निर्धारण किया गया है। तो ऐसा व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश वही बन सकता है जो 65 वर्ष से अधिक उम्र का ना हो। ही इज़ नॉट मोर देन 65 ईयर्स ओल्ड। ऐसा व्यक्ति जो 65 वर्ष या उससे अधिक आयु का न हो, ऐसे व्यक्ति को ही सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। यहाँ एक चीज़ हम क्लियर कर दें कि चाहे सर्वोच्च न्यायालय के सामान्य न्यायाधीश हों या मुख्य न्यायाधीश हों, दोनों का कार्यकाल मैक्सिमम जो है 65 ईयर्स एज है। दूसरा, तो ऐसा व्यक्ति जो 65 वर्ष से कम आयु का हो, 65 वर्ष से कम आयु का हो, वही व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त हो सकता है। याद कर लीजिए। अब हम आते हैं कि उसकी और योग्यताएं क्या है। ऐसा व्यक्ति जो एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में, 1 or more हाई कोर्ट्स, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो। ऐसा व्यक्ति जो एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में, परंतु लगातार 5 वर्ष, मिनिमम 5 ईयर्स, लगातार 5 वर्ष तक एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर काम करने वाले व्यक्ति को ही सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया जा सकता है। अब प्रश्न है कि अगर ऐसी योग्यता वाला व्यक्ति नहीं उपलब्ध है तो इसके लिए भी विकल्प है, ऑप्शंस है। अथवा ऐसा व्यक्ति जो एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में, 1 or more हाई कोर्ट, कंटिन्यू प्रैक्टिस, लगातार वह वकालत कर चुका हो कम से कम 10 वर्ष तक।
तो ऐसा व्यक्ति जो एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अभ्यास कर चुका हो, ऐसे व्यक्ति को भी राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। ये तो हो गया। अब प्रश्न आता है क्या और कोई ऑप्शन? यस, ऐसे किसी भी विधि विशेषज्ञ को, ऐसे किसी भी लॉ विशेषज्ञ को, लॉ एक्सपर्ट को, जो राष्ट्रपति के विचार में लॉ एक्सपर्ट है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में, यदि उसकी उम्र 65 वर्ष से कम है, तो उसे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। तो याद कर लीजिए ये सब। पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी आयु 65 वर्ष से कम हो। तीसरा, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका हो। और नेक्स्ट है कि वह एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक क्या हो? अधिवक्ता रह चुका हो। अगर वो न्यायाधीश नहीं तो अधिवक्ता हो। अथवा राष्ट्रपति के विचार में कोई भी विधि विशेषज्ञ जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री लिया हो, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि यह लॉ का एक्सपर्ट है, तो 65 वर्ष से कम आयु होने पर उसको भी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। 65 वर्ष से कम, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु 65 है, तो 65 वर्ष से कम होने पर उसको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। चलिए अब आते हैं, क्या 65 वर्ष से पहले क्या उसको, यानी न्यायाधीश को 65 वर्ष से पहले न्यायाधीश को क्या पद से रिमूव किया जा सकता है, पद से मुक्त किया जा सकता है? याद करिए, नो, इसका उत्तर है नो। 65 वर्ष से पहले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया नहीं जा सकता। परंतु दूसरा है, क्या कोई एक्सेप्शंस है, क्या कोई अगर मगर है? यस, यदि ऐसा कोई भी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो अपने कर्तव्य के विरुद्ध कोई काम करता है, अपने दिए गए दायित्वों के विरुद्ध काम करता है, या संविधान के विरुद्ध काम करता है, अथवा वह कार्य करने में असमर्थ है, तो उसे 65 वर्ष से पूर्व पद से रिमूव किया जा सकता है, उसे पद से हटाया जा सकता है। लेकिन याद करिए, इस पद से हटाने का अधिकार केवल संसद को है। संसद के द्वारा एक महाभियोग की प्रक्रिया आती है। संसद के द्वारा एक महाभियोग की प्रक्रिया, यानी सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को, चाहे वो चीफ जस्टिस हो या अदर जस्टिस हो, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या सामान्य न्यायाधीश को 65 वर्ष से पहले महाभियोग की प्रक्रिया के आधार पर, महाभियोग इम्पीचमेंट प्रोसेस, बाय द इम्पीचमेंट प्रोसेस। लेकिन ये इम्पीचमेंट प्रोसेस कब आएगा? जब वह कार्य करने में समर्थ नहीं होगा, जब वह अपने पद और दायित्व के विरुद्ध काम करेगा, यानी जब वह मिसबिहेव करेगा, जो दायित्व उसको दिया गया उसके विरुद्ध काम करेगा। तो ऐसी स्थिति में उसके विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया, यह महाभियोग की प्रक्रिया किस इम्पीचमेंट प्रोसेस किसके द्वारा आएगा? पार्लियामेंट, संसद के द्वारा आएगा। इसको हम अलग से आपको अध्ययन कराएंगे, क्योंकि आपने एक महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति में पढ़ा था। मैं यहाँ इसको बता दूँ, क्योंकि राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया भी संसद से आती है, लेकिन उन दोनों प्रक्रियाओं में बहुत बड़ा अंतर है। वो बड़ा अंतर क्या है, इसको हम आपको बताएंगे बाद में। चलिए, ये हो गया। तो 65 वर्ष से पूर्व प्रश्न आता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा, जो संसद के विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव से होता है, संसद के किस बहुमत से? विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत वह बहुमत होता है जो 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, जो संसद के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। लेकिन इसकी प्रक्रिया कुछ अलग टाइप से होती है, उसका पालन करना हो। तो इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष से पूर्व, और याद कर लीजिए, इसको हटाने के लिए अनुच्छेद 124(4) पदमुक्त, आप लिख सकते हैं इसको। ये बड़ा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ये परीक्षा के लिए आप याद कर लीजिएगा
कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अदर न्यायाधीश को किस अनुच्छेद के तहत पद से हटाया जा सकता है? आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 124(4). अनुच्छेद 124(4) के द्वारा जो महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाएगी वो संसद के द्वारा लाई जाएगी। अब हम आते हैं इस पे कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जब 65 वर्ष की उम्र में रिटायर हो जाता है तो रिटायर होने के बाद क्या भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी सेवा में काम कर सकता है? तो एक चीज़ याद कर लीजिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करने के बाद, आफ्टर रिटायर्ड, अवकाश ग्रहण करने के बाद या पद से मुक्त होने के बाद केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी सेवा में कार्य नहीं करेगा और ना ही वह सर्वोच्च न्यायालय या देश की किसी भी न्यायालय में वह वकालत कर सकता है। वह वकालत आदि करने पर उसे प्रतिबंधित किया गया है। वह देश की किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। देश की किसी भी न्यायालय में वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ये चीज़ आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब एक प्रश्न और आता है कि ये महाभियोग की जो प्रक्रिया है कैसे लाई जाती है, किस तरह से लाई जाती है? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा याद करना होगा, कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी याद करना होगा। जैसे हमने यहाँ कहा संसद, तो हम जानते हैं कि संसद के 2 सदन हैं, इसको याद कर लीजिए। एक सदन का नाम है लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल, इसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल। और दूसरा है राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट। अब प्रश्न है कि याद करिए, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया संसद से आएगी जिसका नाम रखा गया है महाभियोग, और ये संविधान के अनुच्छेद 124 के 4 में। यही एक चीज़ हम आपको और बता दें, इसी अनुच्छेद के द्वारा, मैं यहाँ थोड़ा सा और आगे की चीज़ें बता दूं, इसी अनुच्छेद के द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश को भी पद से हटाया जाता है। इसी अनुच्छेद के द्वारा, यही सेम अनुच्छेद, अगर अनुच्छेद सेम है तो प्रक्रिया प्रोसेस सेम होगा। अगर अनुच्छेद सेम है तो प्रक्रिया क्या होगी? सेम होगी। जबकि राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग की प्रक्रिया लाई गई थी वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत है, तो वहाँ पर प्रक्रिया अलग है, थोड़ी प्रक्रिया डिफरेंट है। भले संसद से आती है लेकिन विशेष बहुमत भी है, लेकिन वो विशेष बहुमत भी न्यायाधीशों के विशेष बहुमत से अलग है। तो याद करिए, अगर इस प्रक्रिया का प्रारंभ कहाँ से किया जा सकता है? चाहे आप लोकसभा से प्रारंभ करिए चाहे राज्यसभा से। यदि आप लोकसभा से प्रारंभ करेंगे तो 100 सदस्यों के द्वारा इसकी नोटिफिकेशन की जाएगी। अगर राज्यसभा के द्वारा करेंगे तो कम से कम 50 सदस्यों के द्वारा इसकी नोटिफिकेशन की जाएगी। बस अंतर यही है कि लोकसभा में अगर प्रारंभ होगी तो 100 सदस्यों के हस्ताक्षर से प्रक्रिया प्रारंभ होगी, और राज्यसभा में होगी तो कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर से प्रक्रिया प्रारंभ होगी। दूसरा, लोकसभा में जब इस पर मतदान होगा, लोकसभा में जब इस पर मतदान होगा तो उस समय सदन में उपस्थित, याद करिए, उस समय सदन में उपस्थित, उस समय जो सदन में उपस्थित है, याद करिए, टोटल सदस्य नहीं, लोकसभा के टोटल सदस्य तो 543 + 2 हैं, लेकिन ये टोटल सदस्यों की नहीं लिया जाएगा। सदन में उपस्थित सदस्यों का कम से कम मिनिमम 2/3 बहुमत चाहिए। मिनिमम कम से कम कितना चाहिए? 2/3 बहुमत चाहिए। और अगर राज्यसभा में है तो निश्चित है राज्यसभा में भी यही होगा। अगर प्रक्रिया राज्यसभा में है तो जब भी राज्यसभा में मतदान होगा, जब भी राज्यसभा में क्या होगा? मतदान होगा, तो यहाँ पर भी सदन में उपस्थित सदस्यों का, सदन में उपस्थित सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत, मिनिमम 2/3 मेजॉरिटी, याद करिए। तो यानी जब लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा इस 2/3 बहुमत को हम विशेष बहुमत कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष बहुमत। इसको अच्छे से याद कर लीजिए। इसको हमने पहले भी बताया था कि जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष के पहले तभी हटाए जा सकते हैं जब वो कार्य करने में असमर्थ हों, या जब वो मिसबिहेव करते हैं, कुछ ऐसा कार्य करते हैं जो उनके पद और दायित्व के कर्तव्य के विरुद्ध है। ऐसी स्थिति में संसद के द्वारा महाभियोग प्रक्रिया लाकर
अनुच्छेद 124(4) के तहत उनको पद से हटाया जा सकता है। लेकिन जब लोकसभा से प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो 100 सदस्यों के हस्ताक्षर से होगी, राज्यसभा में होगी तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर से होगी, और यह कम से कम 2/3 बहुमत जो सदन में उपस्थित होकर मतदान करेंगे, जो सदन में उपस्थित होकर क्या करेंगे, मतदान करेंगे, मिनिमम 2/3 मेजॉरिटी से यदि पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से इनको पद से मुक्त कर दिया जाएगा। तो इस तरह से, और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रिटायर होने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करने के बाद संघ सरकार या राज्य सरकार की किसी भी पद पर काम नहीं करेगा, न ही वह देश के किसी भी न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय में, ना तो ही वह क्या कर सकता है, वकालत कर सकता है। इसके बाद हम आपको कई अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर दूसरे वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे, जिसमें न्यायाधीशों का वेतन कैसे मिलता है, न्यायाधीशों के वेतन को निर्धारित कौन करता है, न्यायाधीशों के वेतन में क्या कभी कटौती की जा सकती है, किन स्थितियों में की जा सकती है, इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम आएंगे। दूसरा, अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है, उपस्थित नहीं है तो कैसे होगा, तो उसके लिए एक एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी। तो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम अगले वीडियो में आएंगे। लेकिन एक बात फिर आपसे कि आप किसी भी वीडियो को अच्छी तरह से पूरे ड्राफ्टिंग को समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो सिंगल प्रश्न आपका गलत नहीं हो सकता। और हमें उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मित्रों को भी शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जिससे सभी लोग इसका लाभ उठाएं और इस लॉकडाउन की स्थिति में आप सफल हो सकें। धन्यवाद।